प्यारे बच्चों नमस्कार। संदीप एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम बायो सेवर्ट नियम का अनुप्रयोग पढ़ेंगे जो कि कक्षा 12 के एग्ज़ाम ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। चलिए देखते हैं कैसे प्रूफ होता है। देखिए, माना कि एक सीधी लंबाई की एक तार है और बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र का मान आपको ज्ञात करना है। तो यहाँ से आप एक इस तरीके से दूरी डिस्टेंस है उसको खींच देंगे और यह आपका क्या हो जाएगा, R हो जाएगा। और हम मान लेते हैं एक स्मॉल डिस्टेंस आपका क्या है, DL है। हम स्मॉल डिस्टेंस DL को क्यों मानते हैं? जैसा कि आप जानते हैं कि इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन में या समेशन में हम एक स्मॉल डिस्टेंस को लेकर और उस पूरे क्षेत्र का मान ज्ञात कर सकते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि अगर हम एक स्मॉल डिस्टेंस ले लें, एक स्मॉल डिस्टेंस DL ले लें और हर जगह पे DL 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 ऐसे काउंट कर लें, तो इसके वजह से हम आसानी से इस पूरे चित्र का क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, जैसा कि आप देख रहे हैं। चलिए अब हम ज्ञात करते हैं बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र कितना होगा। तो यहाँ से हमने मान लिया कि R डिस्टेंस है चुंबकीय क्षेत्र का और एक स्मॉल डिस्टेंस हमने DL काउंट कर लिया और यहाँ से हमने यहाँ पे क्या किया कि इसको परपेंडिकुलर हमने क्या किया कि इस परपेंडिकुलर इस ये जो लाइन है आपका, इस पे हमने डाल दिया। अब देखिए बिंदु P को हम इस तरीके से डॉटेड लाइन से हम दिखा देंगे। बिंदु P को इस तरीके से डॉटेड लाइन से दिखा देंगे। तो देखिए जैसे कि ये आप देख रहे हैं, ये आपका जो बीच की दूरी है इसके यह विपरीत दिशा में है और इसके यह क्या है, दिशा में ऊपर की तरफ है। तो हम इसको मान लेंगे कि ये पहला एंगल जो है आपका, तो इसको मान लेंगे कि ये जो पहला एंगल है ये φ1 है और ये पूरा एंगल दूसरा वाला क्या है, ये φ2 है। ठीक है, जैसा कि आप देख रहे हैं कि पहला एंगल हमें ये नीचे की तरफ है भाई, अपोजिट दिशा में है, तो हम इसको φ1 मान लिए और इसको हम क्या मानेंगे, φ2 मानेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं। अब स्मॉल डिस्टेंस जो मैंने DL माना था, तो वो भी एक तरीके से एक त्रिभुज के जैसा है, तो उसमें भी कुछ हम एंगल मानेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं, तो हमने मान लिया कि φ1 आपका एंगल है और dφ2 एक स्मॉल एंगल, देखिए एक स्मॉल एंगल आपका φ2 है, dφ है। तो स्मॉल क्वांटिटी की जो लेंथ आपने माना था उसी के लिए स्मॉल एंगल अपने dφ माना है। ठीक है, चलिए अब हम इसमें प्रूफ करते हैं। देखिए जैसा कि हम जानते हैं कि बायो सेवर्ट का जो नियम होता है, dB एक स्मॉल क्वांटिटी के लिए dB = μ0/4πI dl sin θ x स्क्वायर होता है। एक्स स्क्वायर का मतलब क्या है, यहाँ से यानी इसकी डिस्टेंस। एक्स स्क्वायर का मतलब क्या है कि आपने जो स्मॉल क्वांटिटी के लिए, माने आप स्मॉल क्वांटिटी के लिए बात कर रहे हैं, तो ये जो एक्स है ये आपका स्मॉल क्वांटिटी का डिस्टेंस है P पॉइंट के लिए। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं कैसे ये हो रहा है। तो हम बायो सेवर्ट के नियम से जानेंगे dB = μ0/4πI dl sin θ x स्क्वायर, जैसा कि आप देख रहे हैं। अब देखिए त्रिभुज EFG में आप देखिए, तो जैसा आप देख रहे हैं कि ये जो ट्रायंगल है आपका, यह कहीं ना कहीं इस वाले पॉइंट E पे यह कहीं ना कहीं परपेंडिकुलर गिरा हुआ है। तो हमें जानते हैं कि अगर जैसे मान लीजिए ये राइट एंगल ट्रायंगल है, तो इसके लिए यह आपका हाइपोटेनियस होगा, यानी कि कर्ण होगा।
लेकिन अगर हम इस एंगल के लिए बात करेंगे तो यह वाला आपका हो जाएगा लंब और ये वाला आपका हो जाएगा आधार। ठीक है, ये वाला इस एंगल के लिए सामने वाला उसके हो जाएगा लंब और नीचे वाला हो जाएगा उसके लिए आधार। ठीक है, जैसा कि आप जानते हैं। चलिए अब देखिए इसमें क्या हो रहा है। तो कहीं ना कहीं हम यहाँ से देखिए, अगर हम EG त्रिभुज EFG में EG अपान में EF कर दें, EG अपान में EF कर दें तो आपका आ जाएगा क्या, देखिए तो आपका आ जाएगा लंब बटे आधार, और लंब बटे आधार जो होता है वह आपका साइन थीटा होता है। ठीक है, अब देखिए जैसा कि आप देख रहे हैं, क्योंकि थीटा के सामने वाली जो भुजा होती है या क्या होती है, लंब होती है, तो लंब बटे आधार आपका क्या हो जाएगा, साइन थीटा। तो हम EG बराबर DL साइन थीटा बना देंगे। ठीक है, अब देखिए पुनः फिर आप देखिए त्रिभुज EGP में, त्रिभुज EGP में ये वाला त्रिभुज देखिए, तो इसके लिए आपका क्या हो जाएगा, फिर वही बात है कि एंगल के सामने वाला आपका लंब हो जाएगा। जैसे डी फाई इसका एंगल है, तो डी फाई के सामने वाला इसका क्या हो जाएगा, लंब। तो EG अपान में EP इक्वल टू हम क्या कर देंगे, डी फाई आपको एंगल दिया है, क्योंकि हमने माना है कि डी फाई एक छोटा एंगल है, तो छोटा एंगल जो है वह उसके सामने का जो एंगल होगा वह आपका माने क्या होगा, लंब होगा। तो एकदम सेम टू सेम वैसे ही कर देंगे। तो EG अपान में ये वाली जो आपकी लंबाई है ये x दी है, तो EG अपान में x इक्वल टू डी फाई। ठीक है, अब हम देखेंगे कि समीकरण 1 जो है और समीकरण 3 जो है, समीकरण 2 जो है, समीकरण 3 जो है, ये एक दूसरे के बराबर है। तो हम EG इक्वल टू इसको हम क्या लिख देंगे, देखिए थोड़ा सा 1 मिनट। EG इक्वल टू जैसे समीकरण 2 और 3 को हम जब इक्वल करेंगे तो EG इक्वल टू DL साइन फाई, EG इक्वल टू DL साइन फाई और x डी फाई हो जाएगा। क्योंकि EG समीकरण 2 में और EG समीकरण 3 में दोनों एक दूसरे के बराबर हैं। अब देखिए इनका मान उठा के हम समीकरण 1 में रखते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, समीकरण 1 में रखेंगे IDL में, तो DL का वैल्यू निकालेंगे यहाँ से, तो DL बराबर अगर हम निकालेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, x अपान में नहीं सॉरी, यहाँ से हम DL साइन थीटा का वैल्यू निकालते हैं और समीकरण 1 में रख देते हैं। तो DL साइन थीटा जैसे देखिए ऊपर समीकरण 1 में आपका है, तो वहाँ से हम x डी फाई रखेंगे, x से एक x नीचे वाला कट जाएगा, तो यहाँ बचेगा आपका म्यू नॉट अपान में 4 पाई I डी फाई अपान में x। ठीक है, ये आपको समझ में आया। अब चलिए दूसरे पेज पे देखिए। अब पुनः जैसे हम आपको त्रिभुज ले लें EQP में EQP में ले लेते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं त्रिभुज EPQ कहाँ है, EPQ में आप देख रहे हैं, तो उसके लिए आपका क्या हो जाएगा। अब देखिए सामने वाला ये जैसे जो एंगल आपका है ये फाई है, ठीक है, सामने वाला इसके लिए क्या होगा, आपका लंब होगा। तो लंब बटे और EP माने EP का मतलब ये वाली भुजा, जो भुजाएं आपको दी गई हैं वही आप रखिए। तो EP ये EP हो गया, तो DQ अपान में EP इक्वल टू कास फाई होता है। ठीक है, जैसा कि आप देख रहे हैं, तो लंब बटे आपका क्या होगा, लंब बटे आधार आपका क्या हो जाएगा, ये कास फाई। अब चलिए यहाँ से देखिए ये आपको R दी गई है। ठीक है, जैसा कि आप देख रहे हैं, देखिए ये वाली जो आपकी भुजा है ये R दी गई है, ये वाली भुजा जो है x दी है। तो हम क्या कर देंगे, x ये आपका हो जाएगा लंब। चलिए ये देखिए आपका हो जाएगा, माने फाई है ये आपका, फाई एंगल के लिए आप निकाल रहे हैं, तो सामने वाला लंब हो जाएगा। तो इसमें आपका जो वैल्यू दिया है ये इसका वैल्यू दिया है इसका, तो इससे हमें कोई मतलब नहीं है, इसको हमको नहीं काउंट करना है। देखिए हम यहाँ से क्या कर देंगे, QP अपान में
ई पी। तो क्यू पी का वैल्यू क्या है आपका आर दिया हुआ है और ई पी का वैल्यू आपका दिया है एक्स इक्वल टू कास फाई हो गया। तो यक्स इक्वल टू अगर हम निकालेंगे तो आर कास फाई हो जाएगा। अब इसका वैल्यू उठा के हम समीकरण में रख देंगे जो उस साइड हमने सॉल्व किया था। तो डी बी इक्वल टू म्यू नॉट वन 4 पाई आई डी फाई वन में यक्स का वैल्यू आपका आया है क्या आर कास फाई। अब इसी का वैल्यू आप उठा के रख दीजिए और ये ऊपर चला जाएगा तो आ जाएगा क्या म्यू नॉट अपन में 4 पाई आई म्यू नॉट अपन में 4 पाई आई कास फाई डी फाई अपन में आर। अब हम क्या करेंगे कि डी फाई का मतलब क्या हो गया कि जो आपका एंगल है उसका वैल्यू चेंज हो रहा है लगातार। जब उसका वैल्यू लगातार चेंज हो रहा है तो हम किसी भी फंक्शन का अगर इंटीग्रेशन करते हैं तो वह उसी के माने चेंज होने की वजह से करते हैं। तो देखिए यहाँ से इसका जो वैल्यू है 5 1 से कहाँ तक हो रहा है 5 2 हो रहा है और यह क्या है ये दिशा के माने दिशा में है और ये क्या है आपका दिशा के विपरीत दिशा में है यानी धारा बहने की विपरीत दिशा में है और ये धारा बहने की दिशा में है। तो जब आपका एंगल होगा जो आपका एंगल होगा वह क्या होगा -5 1 से आपका 5 2 के बीच में इंटीग्रेशन करेंगे। अब हम क्या माने करेंगे कि हम दोनों पक्षों का क्या कर रहे हैं समाकलन। जब दोनों पक्षों का समाकलन करेंगे आप तो ये आपका क्या मैंने उस साइड बताया कि -5 1 से 5 2 के बीच में इसका क्या होगा समाकलन। तो कास का समाकलन होगा साइन और -5 1 से 5 2 तक। ठीक है इस प्रकार से हम पहले अपर लिमिट का मान रखेंगे फिर लोअर का मान रखेंगे। तो साइन 5 2 माइनस साइन 5 1 तो माइनस माइनस से ये क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। तो इसको हम 5 1 से 5 2 लिख सकते हैं। समझ में आया प्यारे बच्चों। हम ये आप देखिए ये एम्पियर बायो सेवर्ट के नियम का ये बायो सेवर्ट के नियम का आपका एक अनुप्रयोग है जैसा कि आप देख रहे हैं। तो इसमें से आपका वैल्यू क्या आ जाएगा बी इक्वल टू म्यू नॉट वन 4 पाई आई अपन में आर साइन 5 1 प्लस साइन 5 2। अब देखिए स्पेशल केस अगर यहाँ से हम 5 1 और 5 2 वैल्यू 90 डिग्री रख दें तो 5 1 और 5 2 वैल्यू 90 हो जाए तो 5 1 का वैल्यू आपका ये है और 5 2 वैल्यू ये है रख देंगे तो साइन 90 का मान 1 साइन 90 का मान 1 तो 1 1 2 हो जाएगा। तो आपको जो चुंबकीय क्षेत्र बी प्राप्त होगा बी इक्वल टू म्यू नॉट अपान में 4 पाई 2 आई अपान में आर। ठीक है धन्यवाद।